रानी ने किले की दीवार पर से नगर निवासियों पर कंपनी की सेना के जुल्म देखे। उन्होंने तुरंत 1000 सिपाही लिए और मुकाबले के लिए बढ़ी। अब तलवारों और बंदूकों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। रानी ने इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा। किंतु रानी के कई वीर सरदार और बहादुर तोपची इस युद्ध में मारे गए। उधर उत्तर दिशा का सदर दरवाजा भी खुल गया और कंपनी की सेना वहां से आगे बढ़ने लगी। रानी ने सोचा कि विश्वासघातियों के कुचक्र के कारण अब और यहां ठहरना संभव नहीं रह गया है, इसलिए यहां से निकलकर कहीं और जाएं और वहां से क्रांति का संचालन करें। उसी रात को रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी छोड़ने का निश्चय किया। उनकी 2 सहेलियां सुंदर और मुंदर और 10-15 सवार भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। आधी रात के समय रानी ने अपनी पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधा और किले की दीवार से हाथी की पीठ पर कूद पड़ी। उनका प्यारा सफेद घोड़ा तैयार था, साथ जाने वाले वीर भी तैयार थे। अब रानी कालपी की ओर बढ़ी। उधर लेफ्टिनेंट बोकर को जैसे ही पता लगा, उसने रानी का पीछा किया। सवेरा होने तक रानी मांडेर गांव पहुंची, जहां दामोदर राव को दूध पिलाया, किंतु तब तक पीछा करते हुए लेफ्टिनेंट बोकर के आने की खबर मिली। जब लेफ्टिनेंट बोकर और रानी का आमना सामना हुआ तो रानी ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसे मार गिराया। अंत में उसके साथी भी सिर पर पैर रखकर भागे। सारा दिन और आधी रात तक लगातार दौड़ता हुआ रानी का घोड़ा कालपी पहुंचते पहुंचते ही गिरकर मर गया। रानी को इससे बहुत दुख हुआ। कालपी में उस समय नाना साहब के भतीजे राव साहब और सेनापति तात्या टोपे मौजूद थे। रानी ने उनके साथ बैठकर सारी स्थिति पर विचार किया। उधर बांदा के नवाब, शाहगढ़ और बानपुर के राजा भी अपनी अपनी सेना लेकर कालपी आ गए। सर ह्यूरोज अपनी सेना लेकर कालपी आ गया। वहां रानी के नेतृत्व में क्रांतिकारी सेना ने घमासान युद्ध किया। अंग्रेजों की सेना के हौसले कमजोर पड़ गए, किंतु उन्होंने संगठित होकर फिर से हमला किया और क्रांतिकारी सेना को हारकर पीछे हटना पड़ा। 24 मई को कंपनी की सेना ने कालपी में प्रवेश किया। रानी लक्ष्मीबाई अपने साथियों को लेकर कालपी से निकल गईं। उधर तात्या टोपे चुपचाप ग्वालियर पहुंचे और सिंधिया की सेना तथा ग्वालियर की जनता को क्रांति सेना का साथ देने के लिए तैयार कर लिया। गोपालपुर में तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब को बताया कि ग्वालियर की सेना की मदद से हम कंपनी की सेना को हरा सकते हैं। ग्वालियर पहुंचने पर क्रांतिकारी सेना का बड़े हर्ष से स्वागत हुआ। ग्वालियर की क्रांतिकारी सेना ने पूरी मदद की तैयारी कर रखी थी। 3 जून 1858 को ग्वालियर के फूलबाग में बहुत बड़ा दरबार हुआ। इस दरबार में रुहेला, राजपूत और मराठा पलटनें भी मौजूद थीं। नाना साहब के भतीजे राव साहब को पेशवा का प्रतिनिधि मानकर सम्मानित किया गया। तात्या टोपे को प्रधान सेनापति बनाया गया और 20 लाख रुपए सेना में बांटे गए। उधर सर ह्यूरोज ने निश्चय किया कि इस समय तुरंत ग्वालियर पर हमला करना चाहिए। उसे तात्या टोपे की संगठन शक्ति का सबसे ज्यादा डर था। इधर
रानी लक्ष्मीबाई ने राव साहब आदि सभी को चेतावनी दी कि ये समय फुर्सत में बैठने का नहीं है, बल्कि सेना को मुकाबले के लिए संगठित करना जरूरी है। किंतु रानी की इस सलाह पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आखिर सर ह्यूरोज अपनी सेना लेकर ग्वालियर पहुंच गया। क्रांतिकारी सेना तैयार नहीं थी, फिर भी तात्या टोपे ने आगे बढ़कर मुकाबला किया, किंतु क्रांतिकारी सेना हार गई। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई और सेनापति जनरल स्मिथ का मुकाबला हुआ। रानी की दोनों सहेलियां सुंदर और मुंदर भी साथ थी। स्मिथ ने कई आक्रमण किए, किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने हर बार उसे पीछे खदेड़ दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन सुबह से शाम तक रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार युद्ध भूमि में अद्भुत वीरता के साथ लड़ती रही और विजयी हुई। 18 जून को जनरल स्मिथ और अधिक सेना लेकर फिर से ग्वालियर के पूर्वी फाटक पर पहुंचा। उस दिन दरअसल अंग्रेजों ने कई मोर्चे खोल दिए थे। इस बार जनरल स्मिथ के साथ सर ह्यूरोज भी था। कहते हैं उस दिन सवेरे जब रानी अपनी दोनों सहेलियों के साथ शरबत पी रही थी, तो खबर आई कि कंपनी की सेना बढ़ी चली आ रही है, बहुत बड़ी फौज है। रानी ने तुरंत शरबत का कटोरा फेंक दिया और युद्ध के लिए निकल पड़ी। एक अंग्रेज प्रत्यक्षदर्शी लिखता है, तुरंत सुंदर रानी मैदान में पहुंच गई। उसने बार बार तूफानी गति से सर ह्यूरोज की सेना पर हमला किया, लेकिन उसके सैनिकों की तादाद लगातार कम हो रही थी। आखिर रानी लक्ष्मीबाई चारों ओर से घिर गई, लेकिन रानी ने फिर भी मुकाबला किया। उस समय रानी की 2 सहेलियां और 10-15 सवार ही शेष थे। रानी तलवार से अपना रास्ता साफ करती हुई आगे बढ़ी। अंग्रेज अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। रानी की गति इतनी तेज थी कि अंग्रेजों के लिए उन्हें छू पाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन आगे नाला आ गया और रानी का घोड़ा नया था। उसने बहुत कोशिश की कि घोड़ा नाला पार कर जाए, लेकिन घोड़ा अड़ गया। तब तक पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक वहां पहुंच गए। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से रानी के सिर पर वार किया। सिर का दाहिना भाग अलग हो गया। फिर भी रानी ने घूमकर एक वार में ही उस सैनिक को मार दिया। तभी एक और वार हुआ और रानी खून से लथपथ हो गई। घोड़े से गिरते गिरते भी रानी ने उस अंग्रेज सैनिक को भी मार दिया। तब तक रानी लक्ष्मीबाई का वफादार नौकर रामचंद्र राव देशमुख पहुंच चुका था। घायल और बेहोश रानी को उठाकर वो पास ही एक साधु की कुटिया में ले गया, ताकि उनका मृत शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। अवध में क्रांति का केंद्र थी बेगम हजरत महल। अवध की जनता ने उनके बेटे बिरजिस कदर को गद्दी पर बिठा दिया था। वो अभी नाबालिग था, इसलिए शासन का काम बेगम हजरत महल ही संभाल रही थी। अंग्रेज लेखक रसल लिखता है, बेगम में अद्भुत साहस और योग्यता थी। बेगम ने हमारे साथ अखंड युद्ध का ऐलान कर दिया था। दूसरी तरफ सारे अवध में शांति, कानून और व्यवस्था कायम करती थी। उधर जनरल हैवलॉक कानपुर से लखनऊ की ओर बढ़ने के कई प्रयत्न कर चुका था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। क्रांतिकारी सेना
उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। हैवलॉक एक बार फिर 20 सितंबर 1857 को विशाल सेना लेकर लखनऊ की ओर बढ़ा। इस बार उसके साथ नील, आउटरम, कूपर और आयर जैसे 4 अनुभवी जनरल भी थे। रास्ते में अवध की जनता ने जगह जगह कंपनी की सेना का विरोध किया, किंतु इस बार अंग्रेजों के हौसले बढ़े हुए। उन्होंने जिस गांव पर हरा झंडा फहराता देखा, उसे जलाकर राख कर दिया, निवासियों को मार डाला। तेईस सितंबर को लखनऊ के पास आलमबाग में कंपनी की सेना और क्रांतिकारी सेना में जमकर मुकाबला हुआ। लेकिन तभी दिल्ली में दोबारा अंग्रेजी राज कायम होने की खबर आई। इससे अंग्रेजों के हौसले और बढ़ गए। 25 सितंबर को अंग्रेजी सेना चार बाग के पुल के पास आ पहुंची। क्रांतिकारी सेना के साथ यहां भी घमासान युद्ध हुआ। कंपनी सेना का भारी नुकसान हुआ। इसी दौरान इलाहाबाद में दमन करने वाला मशहूर सेनापति जनरल नील मारा गया। कंपनी की सेना लड़ते लड़ते रेजिडेंसी पहुंच गई। इसका नेतृत्व हैवलॉक कर रहा था। रेजिडेंसी में क्रांतिकारी सेना ने घेरा डाल दिया। अंग्रेजों की सेना रेजिडेंसी में कैद हो गई। आखिर ब्रिगेडियर ग्रांट एक बड़ी सेना लेकर आलमबाग पहुंचा। 14 नवंबर को आलमबाग की ओर से ब्रिगेडियर ग्रांट ने और रेजिडेंसी की ओर से हैवलॉक और आउटरम ने क्रांतिकारियों को दबाना शुरू किया। 16 नवंबर को सर कॉलिन कैम्पबेल ने अपनी सेना के साथ सिकंदरबाग पर हमला किया। क्रांतिकारियों ने यहां अद्भुत साहस दिखाया। इसके बाद दिलखुशबाग, शाह नजफ, मोती महल आदि अनेक स्थानों पर 23 नवंबर तक युद्ध जारी रहा। रेजिडेंसी में कैद अंग्रेज छूट गए, किंतु लखनऊ शहर अभी तक क्रांतिकारियों के हाथ में था। इसी बीच कानपुर पर तात्या टोपे के कब्जे का समाचार मिलते ही कैम्पबेल कानपुर की ओर रवाना हुआ। उधर लखनऊ में जनरल आउटरम मोर्चा संभाले रहा। लखनऊ में उस समय क्रांतिकारियों के संगठन और नेतृत्व का काम क्रांति नेता मौलवी अहमद शाह देख रहे थे। अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह में एक महान आंदोलन चलाने और विशाल सेना का नेतृत्व करने की अद्भुत योग्यता थी। आलमबाग पर जितनी बार भी युद्ध हुए, मौलवी अहमद शाह अपने घोड़े पर सबसे आगे लड़ते हुए दिखाई देते थे। अवध में क्रांतिकारियों का संगठन इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों को वहां पैर जमाना मुश्किल हो रहा था। अवध की अधिकांश प्रजा, लगभग सभी राजा, जमींदार और ताल्लुकेदार सच्चे उत्साह से नवाब बिरजिस कदर और बेगम हजरत महल के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार थे। इनमें राणा बेनी माधव का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। राणा बेनी माधव में जन संगठन और छापामार युद्ध कला की अद्भुत योग्यता थी। अंग्रेजों ने उन्हें अपनी ओर मिलाने के लिए बहुत लालच दिए, किंतु राणा बेनी माधव ने बेगम हजरत महल का साथ नहीं छोड़ा। 15 जनवरी 1858 को फिर युद्ध छिड़ा। उस दिन मौलवी अहमद शाह के हाथ में गोली लगी।
17 जनवरी को क्रांतिकारियों के एक और मुख्य सेनापति विदेही हनुमान घायल हुए और उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। इसी दिन राजा बालकृष्ण सिंह की मृत्यु हुई। 15 फरवरी 1858 को हाथ की चोट ठीक होने पर मौलवी अहमद शाह फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब लखनऊ में अंग्रेजों की सेनाओं का भारी जमाव हो गया था। वो यहां क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए पूरी ताकत लगा देना चाहते थे। उधर बेगम हजरत महल मर्दाना वेश पहनकर हथियार बांधे क्रांतिकारी सिपाहियों के हौसले बढ़ा रही थी। बेगम हजरत महल ने स्त्रियों का एक पूरा संगठन तैयार किया था। महलों की बांदियां उनकी निगरानी में कवायद किया करती थी। महिला जासूसों का एक अच्छा संगठन भी उन्होंने तैयार किया था। इतिहासकार लिखते हैं कि काश बेगम हजरत महल ने सैनिक शिक्षा पाई होती तो वो तमाम मर्द सेनापतियों से कई गुना अच्छी कमांडर साबित हुई होती। लखनऊ की एक एक इंच भूमि पर युद्ध शुरू हो गया था। बेगम हजरत महल भी हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल आई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में हालांकि अंग्रेजों ने सफलता पा ली थी, फिर भी विद्रोह की आग कई जगह सुलगती रही। मुस्लिम संप्रदाय का एक धार्मिक वर्ग जो वहाबी के नाम से विख्यात था, अंग्रेजों का लगातार विरोध करता रहा। इस आंदोलन का जोर उत्तर भारत में था। पेशावर और पटना में इसके केंद्र थे। वहाबियों का संगठन इतना मजबूत था कि सन 1830 में इन्होंने पेशावर पर अधिकार कर लिया था। उधर दक्षिण बंगाल में 24 परगना, नदिया और फरीदपुर में भी वहाबियों का अच्छा प्रभाव था। वहां के किसान तीतो मियां के नेतृत्व में विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए थे और अंग्रेजी राज समाप्त होने की घोषणा कर दी थी। चारों ओर विद्रोह फैल गया। आखिर अंग्रेजों की सेना विद्रोहियों को दबाने के लिए आ गई। खुला संघर्ष हुआ। तीतू मियां मारे गए और 340 वहाबी पकड़े गए। इस तरह वहाबी आंदोलन, जो शुरू में धार्मिक रंग लिए हुए था, अंग्रेज विरोधी हो गया और आजादी का समर्थक बन गया। उधर सीमा प्रांत के वहाबियों ने अंग्रेजों से 1858 और 1863 में 2 बार युद्ध लड़ा। आखिर दिसंबर 1863 में अंग्रेजी सेना ने मलका के मजबूत किले को जीतकर वहाबी आंदोलन पर भारी चोट की। अंग्रेजों ने सीमा प्रांत के वहाबियों को पकड़कर उन पर मुकदमे चलाए। सन 1871 में एक वहाबी नेता अमीर खां पर मुकदमा चलाया गया। वहाबियों ने पैरवी करने के लिए मशहूर अंग्रेज वकील मिस्टर एनएसटी को खड़ा किया। मिस्टर एनएसटी ने अंग्रेज होकर भी वहाबियों के पक्ष को बड़ी मजबूती से अदालत में रखा। उनकी दलीलों को वहाबियों ने पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दिया, जिससे उनका अच्छा प्रचार हुआ। जज ने मुकदमा तो खारिज कर दिया, किंतु अमीर खां को नहीं छोड़ा गया। ये अंग्रेजों के काले कानूनों का एक नमूना था। इस पर एक दिन मौका पाकर अब्दुल्ला नामक एक वहाबी ने जज पर छुरे से हमला कर दिया। बाद में इसके लिए अब्दुल्ला को फांसी हो गई। उधर पटना में
वहाबी आंदोलन के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला। इन पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ योजना बनाने और सीमा प्रांत के विद्रोहियों की मदद करने का आरोप था। मौलवी अहमदुल्ला पर फौरन मुकदमा चलाया गया, झूठे गवाहों के बयान लिए गए और मौत की सजा दी गई। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इस फैसले के तुरंत बाद मौलवी अहमदुल्ला को अंडमान भेज दिया गया और पटना में उनकी संपत्ति नीलाम कर दी गई। इतिहासकार लिखते हैं कि अंडमान पहुंचकर भी मौलवी अहमदुल्ला इस आंदोलन को जीवित रखने का लगातार प्रयत्न करते रहे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कूका विद्रोह का अपना अलग ही महत्व है। सद्गुरु राम सिंह इस आंदोलन के नेता थे। सद्गुरु राम सिंह का जन्म लुधियाना के भेड़ी गांव में हुआ था। वो कम उम्र में महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भर्ती हो गए थे, किंतु जब बाद में इस राज्य को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया तो चारों तरफ बेचैनी फैल गई। सद्गुरु राम सिंह बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने का अब कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उन्होंने सब तरफ से ध्यान हटाकर भजन पूजन में मन लगा लिया। सद्गुरु राम सिंह की भक्ति का इतना यश फैला कि भेड़ी एक तीर्थ स्थान बन गया। अनेक लोग उनके शिष्य बन गए। उन्होंने इस नए संप्रदाय का नाम रखा कूका या नामधारी संप्रदाय। धीरे धीरे सद्गुरु राम सिंह के मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसे भक्तों का एक संगठन बनाया जाए जो अंग्रेजों के खिलाफ काम करे। उन्हीं दिनों सद्गुरु राम सिंह की भेंट महाराष्ट्र से आए संत रामदास से हुई। देश की दिनों दिन बिगड़ती स्थिति, सूखा, अकाल, अंग्रेजों के जुल्म आदि विषयों पर बातचीत हुई। संत रामदास ने कहा कि इन समस्याओं का हल करने के लिए देश का आजाद होना जरूरी है। सद्गुरु राम सिंह ने असहयोग की नीति अपनाई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अंग्रेजों की अदालतों में न जाओ, उनके विद्यालयों में न पढ़ो। जब अंग्रेजों को सद्गुरु राम सिंह की असहयोग नीति और उनकी अलग से चलने वाली डाक व्यवस्था के बारे में पता चला तो वो चौकन्ने हो गए। सद्गुरु राम सिंह ने अपना काम गुप्त रीति से शुरू कर दिया। ये तय हुआ कि भीतर ही भीतर लोगों को अंग्रेजी राज के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया जाए। 5 वर्षों तक गुप्त रूप से काम चलता रहा। लेकिन एक दिन सद्गुरु के चेले यात्रा पर जा रहे थे कि एक शिष्य को कसाईयों ने घेर लिया, उल्टी सीधी सुनाई और अपमानित किया। क्रोध से भरा हुआ वो शिष्य सद्गुरु के पास आया, झगड़े की बात बताई और बोला, अब शांति से काम करना मुश्किल है, आप अभी विद्रोह के लिए आदेश दें। सद्गुरु ने शिष्यों को समझाया, पर वो आते से बाहर हो चुके थे। वो मलेर कोटला के किले की ओर हथियार लेने के लिए दौड़ पड़े। हथियार लेकर वो सब युद्ध के लिए निकल पड़े। शिष्यों ने सद्गुरु की आज्ञा के बिना युद्ध छेड़ दिया था। सद्गुरु इस स्थिति से बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैं उनका समर्थन कैसे करूं? उधर से अंग्रेज सेना आ गई। सभी शिष्य गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। इन्हीं विद्रोहियों में एक शिष्य 13 वर्ष का बालक था। अंग्रेज अफसर ने उससे कहा, अगर तुम कह दो कि सद्गुरु राम सिंह से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अपने गुरु की बुराई सुनते ही उस बालक ने झपट कर अंग्रेज की दाढ़ी पकड़ ली।
अंग्रेज अफसर और उसके सिपाहियों ने दाढ़ी छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर सफल न हुए। अफसर ने गुस्से में बालक का हाथ काटने का आदेश दे दिया। सिपाही ने पलक मारते ही बालक का हाथ काटकर अलग कर दिया और इसके बाद उन्होंने बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन शिष्यों की सद्गुरु के प्रति भावना को देखकर अंग्रेज परेशान हो उठे। उन्हें लगा कि एक दिन सद्गुरु राम सिंह एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आ सकते हैं। इसलिए उन्हें मलेरकोटला में विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उससे उनका कोई संबंध नहीं था। सद्गुरु राम सिंह और उनके कुछ अनुयायियों को रंगून भेज दिया गया, जहां 14 वर्ष बाद उनका देहांत हुआ। सद्गुरु राम सिंह देश की आजादी की लड़ाई में अपनी अमिट छाप छोड़ गए। उधर बिहार के संथालों ने एक बार फिर आजादी का नारा बुलंद किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में संथालों ने इससे पहले भी सन 1855 में शोषण के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति छेड़ दी थी। उस समय संथालों के दो नेता सीधू और उसके भाई कालू ने 16 जुलाई 1856 को अंग्रेजों से पहली बार खुला युद्ध किया था। अंग्रेज पराजित हुए थे और वीरभूम और रानीगंज का बहुत सा क्षेत्र संथालों के कब्जे में आ गया था। फिर कलकत्ते की ओर बढ़ते हुए 30,000 संथालों से अंग्रेजों की भिड़ंत हुई। इस लड़ाई में 10,000 संथाल मारे गए। अंग्रेजों ने उन पर अपना आतंक जमा दिया। सन 1871 में पुनः संथाल विद्रोह भड़का, पर अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। विद्रोह दब तो गया, पर बंद नहीं हुआ। इसके बाद बिहार के रांची और सिंहभूम जिलों के मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ फिर विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेता था एक युवक मुंडा बिरसा। बिरसा कुछ पढ़े लिखे थे। उन्होंने उस समय के समाज और शासन की स्थिति देखकर यह महसूस किया कि न्याय पर आधारित भूमि व्यवस्था और शोषण से बचने के लिए लंबा संघर्ष करना होगा। दूसरी ओर बिरसा ने आदिवासी समाज की जिस तरह सेवा की, उससे वो जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। बिरसा ने जहां आदिवासियों में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर किया, वहीं ईसाई मिशनरियों के फैलते प्रभाव को भी रोकने की कोशिश की। उन्होंने किसानों को शोषण के खिलाफ जगाया। आखिर मुंडा बिरसा की लोकप्रियता और शोषण विरोधी कार्यों को देखकर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस पर मुंडा आदिवासियों ने जिहाद छेड़ दिया। फिर भी अंग्रेजों ने बिरसा को एक रात गिरफ्तार कर ही लिया। बिरसा को 2 साल की सजा देकर हजारीबाग जेल में रखा गया। जेल में वो हमेशा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सोचते रहते। 2 साल बाद जब मुंडा बिरसा जेल से छूटे, तो उन्होंने चलखेद में एक सभा की। प्राचीन मुंडा राज्य के ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों के दर्शनों की योजना और राजनैतिक चेतना जागृत करने की कार्रवाई शुरू की। इस पर अंग्रेज फिर उन्हें पकड़ने के लिए आए, पर मुंडा बिरसा कहां हाथ आने वाले थे। वो आदिवासियों का संगठन कर उन्हें विद्रोह के लिए तैयार करने में जुट गए। उन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र डुमरी में बनाया, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। होली के अवसर पर आयोजित सभा में ब्रिटिश सरकार और महारानी विक्टोरिया के पुतले जलाए गए। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर विद्रोह की योजना बनाई गई। ब्रिटिश अधिकारियों को हटाकर बिरसा के नेतृत्व में नए राज्य की स्थापना की तैयारी शुरू हो गई। आखिर योजना के अनुसार सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर, रांची के खूंटी, कर्रा
तोरपा, तसार और बलिया में विद्रोह भड़क उठा। अंग्रेज सेना तुरंत विद्रोहियों को दबाने के लिए सक्रिय हो उठी। सैल रकाब की पहाड़ी पर जबरदस्त युद्ध हुआ। आदिवासी तीरों और पत्थरों से अंग्रेजों की गोलियों का मुकाबला कर रहे थे। चारों तरफ आतंक, दमन और अत्याचार का वातावरण फैल गया। भारी संख्या में आदिवासी मारे गए। विद्रोह एकदम ठंडा कर दिया गया। पर बिरसा पकड़ में नहीं आ रहे थे। अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार घोषित किया। बिरसा किसी तरह जंगलों में छिपते भटकते समय काट रहे थे कि एक दिन उनके ही साथियों ने धन के लालच में उन्हें पकड़वा दिया। जेल की कैद में बिरसा का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनका देहांत हो गया। किंतु आज भी वहां बिरसा को देवताओं के समान पूजा जाता है। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का सबसे पहला दुष्परिणाम ये हुआ कि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। भारत की आर्थिक संपत्ति इंग्लैंड जाने लगी। यहाँ के परंपरागत उद्योग धंधे नष्ट होने लगे और इंग्लैंड के उद्योग पनपने लगे। कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा। कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसान, मजदूर, कारीगर और अन्य लोग दिन ब दिन अंग्रेजों के बनाए अंधे कानूनों की गिरफ्त में फंसते चले गए। दक्षिण बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों में भारी असंतोष फैल चुका था। इसका कारण यह था कि नील, चाय और कहवा बागानों का प्रबंध और संचालन अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। इन वस्तुओं की इंग्लैंड और यूरोप के देशों में भारी मांग थी। अंग्रेज अफसर किसानों को चावल की बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर करते। इससे गरीब किसानों के लिए पेट भरना भी एक समस्या बन गई। मजबूरी में किसान जो नील पैदा करते थे, उसे अंग्रेज उत्पादन खर्च से भी कम दामों में खरीदते थे। इस तरह किसानों का भारी आर्थिक शोषण होने लगा। गरीब किसान कंगाल हो गए। उनके लिए पेट भरना एक समस्या बन गई। जब अंग्रेजों ने कानून बनाकर नील की खेती का उत्पादन अपने अधिकार में ले लिया, तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने लगान देना बंद कर दिया। नील के कारखानों और गोदामों में आग लगा दी। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निहत्थे किसानों पर बहुत जुल्म ढाए। ये विद्रोह सन 1859 से 1861 तक चला। हालांकि इसके बाद जर्मनी से नील आने लगी थी और किसानों को मुक्ति मिल गई थी। सन 1872 और 1873 में पूर्वी बंगाल के ढाका, बकरगंज, पबना, बोगरा और अन्य कई जिलों के किसानों ने लगान न देने का आंदोलन शुरू कर दिया। ये आंदोलन भी अंग्रेजी राज की शोषण नीति के खिलाफ एक खुले विद्रोह के रूप में सामने आया। उधर सन 1879 में दक्षिण में गोदावरी एजेंसी के अंतर्गत आदिवासियों ने रंपा और गोलकुंडा में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस आदिवासी विद्रोह का नायक था चंद्रैया। विद्रोहियों ने 2 पुलिस थानों में आग लगा दी थी। इसके बाद चंद्रैया के नेतृत्व में वो आदिवासी चिंतूर गांव की ओर बढ़े। यहां पुलिस से उनकी जबरदस्त मुठभेड़ हुई। आखिर विद्रोही भाग निकले। अंग्रेजों ने उनका पीछा किया। घायल चंद्रैया को
उनके साथी उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। 12 फरवरी 1880 को चंद्रैया की हत्या कर दी गई। उसके तमाम साथी पकड़े गए। सारे इलाके में पुलिस ने आदिवासी विद्रोहियों का दमन किया। सन 1870 में पूना की सार्वजनिक सभाओं में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे ने भारत की आर्थिक स्थिति और गरीबी, राष्ट्रीय व्यापार नीति और खर्चीले ब्रिटिश शासन पर 3 व्याख्यान दिए। रानाडे ने कहा था कि अंग्रेजों को ऊंचे और अधिक वेतन वाले स्थान दिए जाते हैं, जबकि भारतीयों के साथ ऐसा नहीं होता। भारतीयों की योग्यता का ब्रिटिश शासन आदर नहीं करता। रानाडे के इन भाषणों को सुनने के लिए एक युवक जाया करता था, वासुदेव बलवंत फड़के। वो इन भाषणों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने निश्चय किया कि वो आजादी के लिए लोगों में नई चेतना का संचार करेगा। वासुदेव फड़के हर शनिवार और रविवार की छुट्टी के दिनों में गांव में जाने लगे। गांव वालों को इकट्ठा करके भाषण देते, उनमें राष्ट्रीयता की भावना जगाते और बहुत ही सरल भाषा में लोगों को आजादी का मतलब समझाते। वो पूना में भी चौक चौक घूमते और थाली बजाकर लोगों को अपने व्याख्यान की सूचना देते कि आज शाम शनिवार बाड़ा के सामने मेरा भाषण होगा। अपना देश आजाद होना ही चाहिए। उसे आजाद करने के उपायों के बारे में ही मैं विस्तार से कुछ कहूंगा। आप जरूर आएं। सन 1876 में महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। वासुदेव फड़के ने साधु के वेश में अकाल पीड़ित इलाकों का दौरा किया और जो कुछ देखा उससे उनका हृदय फटने लगा। उन्होंने सूखे हुए कुएं, तालाब, नदियां देखी। पानी और राशन के अभाव में दम तोड़ते इंसानों को देखा। मवेशियों का तो और भी बुरा हाल था। उधर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि बनकर ईसाई मिशनरी के लोग मौके का फायदा उठा रहे थे। वो लोगों से कहते, तुम ईसाई बन जाओ, हम तुम्हें खाना देंगे। ये देखकर वासुदेव फड़के समझ गए कि इस सब के लिए जिम्मेदार है ब्रिटिश शासन, जिसे उखाड़ फेंकना ही होगा। वासुदेव फड़के के हृदय में विद्रोह की आग सुलग चुकी थी। वो लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करने लगे, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। वासुदेव फड़के देशी रियासतों के राजाओं से भी मिले और क्रांति के लिए मदद मांगी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अब वो समझ गए कि सशस्त्र क्रांति के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वो जानते थे कि अंग्रेजों से टक्कर लेना आसान नहीं है और इसीलिए शहर के लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तभी उन्हें छत्रपति शिवाजी की याद आई, जिन्होंने ग्रामवासियों और आदिवासियों की सेना बनाई थी। इस तरह वासुदेव फड़के ग्रामवासियों और आदिवासियों को इकट्ठा कर उन्हें लड़ाई का प्रशिक्षण देने लगे। अब वासुदेव के कई युवक मित्र भी उनके दल में आ गए थे। दल में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दही चूड़े से भरा दोना लेकर प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि मैं अपने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। 20 फरवरी 1879 को महाशिवरात्रि के अवसर पर फड़के के 200 क्रांतिकारी साथियों की बैठक हुई और क्रांति की पूरी योजना तैयार की गई। हथियार इकट्ठा करने के लिए धन की जरूरत थी और धन के लिए धनी लोगों को निशाना बनाया गया। वासुदेव फड़के की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर ब्रिटिश सरकार चौकन्नी हो गई। ये भी पता लगा कि इस विद्रोह का नेता है
वासुदेव बलवंत फड़के नामक एक युवक। उनकी गिरफ्तारी का काम सौंपा गया मेजर डेनियल को। उन्होंने वासुदेव के मकान पर छापा मारा। वासुदेव तो हाथ नहीं आए, पर कुछ हथियार जरूर मिले, जिससे क्रांति की योजना की जानकारी मिली। मेजर डेनियल ने घोषणा की कि वासुदेव बलवंत फड़के को गिरफ्तार कराने वाले को 4000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। इसके जवाब में फड़के ने पूना के कलेक्टर, सेशन जज और बंबई के गवर्नर को गिरफ्तार करने वाले को 5-5 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की। जगह जगह ये पोस्टर चिपका दिए गए। उनमें नीचे वासुदेव बलवंत फड़के के हस्ताक्षर थे और लिखा था, पेशवाओं का नया मुख्य प्रधान। इस पर ब्रिटिश सरकार बौखला उठी। उसने फड़के और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान तेज कर दिया। मेजर डेनियल के लिए फड़के चुनौती बन चुके थे। मेजर डेनियल के जासूसों ने खबर दी कि फड़के और उनके साथी पहाड़ी पर छिपे हुए हैं। डेनियल तुरंत सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने पहाड़ी घेर ली। आदिवासियों के सेना नायक दौलत राव नायक ने मेजर डेनियल की सेना से सीधा मुकाबला किया। इस मुकाबले में यूं तो डेनियल भी घायल हुआ, लेकिन दौलत राव नायक मारे गए। वासुदेव फड़के को दौलत राव नायक के शहीद होने पर गहरा दुख पहुंचा। वो उदास हो गए और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। गणगापुर में श्री दत्त के मंदिर होते हुए 18 अप्रैल 1879 को श्री शैल मल्लिकार्जुन के मंदिर में पहुंचे। इस समय तक उनमें पुनः आत्मविश्वास जाग चुका था। अब वासुदेव फड़के ने रोहिल्लों से मदद मांगी। उनके मुखिया इस्माइल खां से मुलाकात की। इस समय वो गणगापुर में ही थे। उधर मेजर डेनियल को एक हवलदार ने सूचना दी कि इन दिनों फड़के को गणगापुर में देखा गया है। उधर फड़के को भी खबर मिल गई कि मेजर डेनियल आ रहा है। वासुदेव फड़के तुरंत वहां से निकल पड़े। रास्ते में भीमा नदी आई। उनका एक साथी मोरेश्वर साठे उनके साथ था। फड़के को तेज बुखार था। नदी में बाढ़ आई हुई थी। फिर भी वो नदी में कूदने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी एक मल्लाह, मीरा साहब, उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार हो गया। नदी पार करने के बाद तेज बुखार की हालत में ही वासुदेव 3 दिन तक लगातार भागते रहे और पुलिस से बचते रहे। आखिर वो बीजापुर जिले के देवनारगुड़ी गांव के एक बौद्ध मंदिर में ठहर गए। मंदिर में रात के वक्त फड़के सो रहे थे। तभी मेजर डेनियल उनका पता लगाता हुआ वहां पहुंच गया और उसने फड़के को पहचान लिया। ये 20 जुलाई 1879 की रात थी। उनकी तलवार पर पैर रखकर पिस्तौल तान दी और बोला, आखिर आई गया तुम मेरे कब्जे में? वासुदेव बलवंत फड़के ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे नींद में ही पकड़ पाए। पूना की अदालत दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस का खास इंतजाम था। फिर भी हर व्यक्ति इस महान देशभक्त और क्रांतिकारी के एक बार दर्शन करने के लिए बेचैन था। अदालत में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। वासुदेव फड़के ने उपस्थित लोगों को संबोधित करके कहा, भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना ही मेरी बगावत का मुख्य उद्देश्य था। मुझे उसमें सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन परमपिता परमेश्वर जानता है कि मैंने जो कुछ भी किया जनहित में ही किया।
भारतवासियों, मेरे भाइयों, मुझसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ। मैं लक्ष्य पूर्ति में सफल नहीं हो पाया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और उन्हें आजन्म कारावास की सजा दी। फैसला सुनकर फड़के ने कहा, दोस्तों, इतनी कड़ी सजा हम लोगों को मिली तो है, लेकिन भारत के इतिहास में हमारा नाम अमर हो जाएगा। जनवरी 1880 में वासुदेव फड़के को अदन ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया। यहां उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं। आखिर 12 अक्टूबर 1880 को वो जेल से भाग निकले, लेकिन उन्हें अदन के रास्ते मालूम नहीं थे, इसलिए वो रास्ता भटककर 18 किलोमीटर भागते ही रहे। अंत में उन्हें पकड़ लिया गया। फड़के दोबारा न भाग पाए, इसके लिए उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और उनको और ज्यादा सताया जाने लगा। आखिर वो क्षय रोग से बीमार हो गए और 17 फरवरी 1883 को जेल में ही उनका निधन हो गया। इतिहासकार लिखते हैं कि वासुदेव बलवंत फड़के का बलिदान इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी एक व्यक्ति द्वारा इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर लेना एक असाधारण बात थी। इस समय तक देश की परिस्थिति में काफी बदलाव आया था। एक ओर ब्रिटिश शासक नहीं चाहते थे कि अब 1857 जैसा कोई विद्रोह फिर से हो, क्योंकि इस बार सेना नहीं बल्कि जनता द्वारा विद्रोह किए जाने का डर था। इसलिए कुछ अंग्रेज भारतीयों के हित की योजनाएं बना रहे थे। इनमें से एक मुख्य नाम था सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। सर ह्यूम नहीं चाहते थे कि अब लोगों का असंतोष विद्रोह में बदल जाए। दूसरी ओर कई धार्मिक और समाज सुधार संबंधी संस्थाएं जैसे आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज आदि अपने अपने ढंग से कार्य कर रही थी। इसके साथ ही पढ़े लिखे लोग ये मांग कर रहे थे कि नौकरियों में भारतीयों को लिया जाए और उन्हें जिम्मेदार पदों पर नियुक्त किया जाए। सर A.O. ह्यूम अंग्रेज होकर भी स्वतंत्र विचार रखते थे और उन्हें निडर होकर प्रकट करते थे। वो सरकारी नौकरी से मुक्त होकर भारतीयों और अंग्रेजों के बीच की खाई को भरना चाहते थे। उन्होंने एक पत्र में लिखा था, हमारे साम्राज्य का भाग्य डामाडोल है और किसी भी समय छोटे से बादल का कोई टुकड़ा जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है बढ़कर सारे देश पर छा सकता है और अराजकता तथा विनाश की वर्षा कर सकता है। ह्यूम साहब ने देश की सारी स्थिति का अध्ययन करने के बाद ब्रिटिश शासन को 3 महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। एक तो ये कि सारी जनता के विभिन्न वर्गों को एक राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरो दिया जाए। दूसरी ये कि सभी क्षेत्रों में यानी आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रों में राष्ट्र को फिर से उन्नत बनाया जाए। और तीसरे ये कि भारत और इंग्लैंड के बीच संबंधों को अच्छा बनाया जाए। सर ह्यूम के विचारों का स्वागत सभी ने किया और ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि एक ऐसी संस्था का निर्माण होना चाहिए जो भारतीयों के हितों की बातों पर विचार करे। सन 1884 में ह्यूम साहब ने अपने तीनों विचारों को लेकर भारतीय नेताओं से बातचीत की और इंडियन नेशनल यूनियन की योजना सामने रखी। इसका उद्देश्य था वैधानिक उपायों द्वारा अपने हक की मांग।
अंग्रेजी शासन की अमानवीयता और भारतीयों की दयनीय स्थिति से परेशान होकर जिन अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीयों को नई राजनीतिक चेतना का संदेश दिया, उनमें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रमुख थे। ह्यूम साहब ने यह अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि सन 1857 जैसे असंतोष के भीषण विस्फोट से बचने के लिए एक नई राजनीतिक संस्था की बहुत जरूरत है। उन्होंने उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन के साथ विचार विमर्श किया। इसके बाद ह्यूम साहब ने भारतीय नेताओं से भी बातचीत की। उन्होंने भारतीय नेताओं को जगाने के उद्देश्य से कहा था, अगर देश के पढ़े लिखे लोगों में से केवल 50 लोग भी सामने नहीं आ सकते, तो भारत के लिए उन्नत जीवन की आशा करना बेकार है। भारतवासी विदेशी हाथों की कठपुतली बने रहेंगे। ह्यूम साहब की इस अपील का बड़ा जोरदार प्रभाव पड़ा। उन्हें लगा कि एक अंग्रेज उन्हें ललकार रहा है और स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए कह रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इधर भारतीय नेता अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस की तैयारी में जुट गए। उधर ह्यूम साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों से बातचीत करने लंदन गए। ह्यूम साहब ने अपनी इस संस्था का नाम नेशनल यूनियन रखा और इसका अधिवेशन पूना में होना निश्चित हुआ था। किंतु जब वो 2 दिसंबर 1885 को लंदन से लौटकर बंबई पहुंचे, तो उन्हें मालूम हुआ कि कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन संस्था ने अपना राष्ट्रीय सम्मेलन 25 से 27 दिसंबर तक बुलाया है। तो ह्यूम साहब ने अपनी संस्था का नाम बदलकर नेशनल कांग्रेस कर दिया और इसके प्रथम अधिवेशन की तिथियां भी 28 से 30 दिसंबर 1885 तय कर दी। किंतु पूना में हैजा फैलने के कारण अधिवेशन का स्थान बदलकर बंबई किया गया। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने इतने कम समय में भी अधिवेशन कराने की जिम्मेदारी ले ली। इस तरह नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में होना निश्चित हुआ। गोकुलदास देशपाल संस्कृत विद्यालय में प्रतिनिधियों के ठहरने का इंतजाम किया गया। अधिवेशन की सारी तैयारियां हो गईं और सभी प्रतिनिधियों को स्थान परिवर्तन की सूचना तार द्वारा दे दी गई। 28 दिसंबर को शुरू हुए नेशनल कांग्रेस के इस अधिवेशन में उम्मीद तो थी कि करीब 100 लोग भाग लेंगे, लेकिन कुल 72 लोगों ने भाग लिया। इस अधिवेशन के बारे में बंबई स्थित लंदन टाइम्स के संवाददाता ने लिखा था, इसमें मद्रास, लाहौर, बंबई और कलकत्ता तक समूचे भारत का प्रतिनिधित्व हुआ था। संभवतः पहली बार जब से संसार का आरंभ हुआ है, भारत एक राष्ट्र के रूप में यहाँ एकत्रित हुआ था। इस अधिवेशन की एक विशेषता ये थी कि सभी प्रांत के लोग अपनी अपनी परंपरागत वेशभूषा और विशेष पगड़ियों में आए थे। अधिवेशन की 2 बातें और भी खास थीं। एक तो ये कि इसमें सरकारी कर्मचारियों ने भी भाग लिया था और दूसरी ये कि पहली बार देश के विभिन्न भागों के लोग एक ही मंच पर राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने आए थे। नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन की कार्रवाई 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी। सबसे पहले ह्यूम साहब ने बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर W.C. बनर्जी का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किया। W.C. बनर्जी बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर और राष्ट्रवादी विचारों के समर्थक थे। वे जब नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे, तो उपस्थित जनसमूह ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में W.C. बनर्जी ने कांग्रेस के लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए कहा था, भारत के हित के लिए इंग्लैंड ने बहुत कुछ किया है। इसके लिए पूरा देश इंग्लैंड का आभारी है। उसने हमें गति दी, रेलवे दी और सबसे कीमती वस्तु पाश्चात्य शिक्षा दी। परंतु अभी हमें बहुत कुछ करना है। देश के वासी जैसे जैसे शिक्षित होते जाएंगे, वैसे वैसे उनमें राजनीतिक प्रगति की इच्छा बढ़ती जाएगी। मैं समझता हूं कि यूरोप की तरह की शासन पद्धति की इच्छा रखना राजद्रोह नहीं है। मेरा विश्वास है कि हम जो चर्चा करेंगे वो सरकार तथा प्रजा दोनों के लिए लाभप्रद होगी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अंत महारानी विक्टोरिया की जय जयकार से हुआ। इस जय जयकार का प्रस्ताव पेश करते हुए ह्यूम साहब ने कहा था,
महारानी के लिए जयकार केवल 3 बार नहीं बल्कि 3 का तिगुना, और यदि संभव हो तो उससे भी तिगुने की जाए। इस अधिवेशन और कांग्रेस के जन्म के बारे में हालांकि कहा गया था कि कांग्रेस कट्टर राजभक्त संस्था है और इसे विद्रोहियों का अड्डा न समझा जाए, किंतु साथ ही ये भी स्वीकार किया गया कि कांग्रेस का जन्म भारत के राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। इसने एक नव युग के आगमन की घोषणा की, राष्ट्रीय एकता के युग की घोषणा की, जो ऊपर से लादी नहीं गई थी बल्कि जनता के संकल्प की अभिव्यक्ति थी। सन 1886 में 27 से 30 दिसंबर तक कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ। इसमें 440 लोगों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत वंदे मातरम गाया गया था। बंकिम बाबू ने यह गीत अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में लिखा था, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता के सामने स्वाधीनता की लड़ाई का एक इतिहास प्रस्तुत किया था। बंकिम बाबू को बचपन से ही अपनी मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति प्रेम था। उन्होंने अंग्रेजी के मुकाबले बांग्ला भाषा के साहित्य को श्रेष्ठ सिद्ध किया और ऐसी रचनाएं दी जिनको साहित्य जगत में बहुत सम्मान मिला। सरकारी नौकरी में रहकर भी बंकिम बाबू ने बड़े साहस के साथ देशभक्तिपूर्ण रचनाएं लिखी। उन्होंने बंग दर्शन नामक एक साहित्यिक पत्र भी प्रकाशित किया। उन्हें आधुनिक बांग्ला का जनक कहा जाता है। उनका गीत वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रीयता का संचार करने वाला सिद्ध हुआ और वंदे मातरम का घोष स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्राण मंत्र बन गया। कलकत्ता अधिवेशन में 25 वर्षीय युवक रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंकिम बाबू के गीत वंदे मातरम को अपनी ही निर्मित धुन में गाया था। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। एक पारसी परिवार में जन्मे दादा भाई नौरोजी बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे। उनके अध्यापक उन्हें भारत की आशा कहा करते थे। शिक्षा प्राप्त करते ही दादा भाई गणित के प्रोफेसर बन गए और तभी से राजनीति में भाग लेने लगे थे। उन्होंने सन 1852 में बंबई एसोसिएशन की स्थापना की थी और राष्ट्र गुफ्तार नामक एक पाक्षिक अखबार भी निकाला था। सन 1855 में एक ब्रिटिश कंपनी के आमंत्रण पर दादा भाई इंग्लैंड चले गए। वहां उन्हें इंग्लैंड और भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की तुलना करने का अवसर मिला। दादा भाई ने ब्रिटेन की जनता में भारत के प्रति दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की। इस तरह वो धीरे धीरे भारत की दशा सुधारने के काम में पूरी तरह से जुट गए। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पद से उन्होंने अंग्रेजों के शासन के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए कहा था, ये महारानी विक्टोरिया और ब्रिटेन के नागरिकों के कारण ही संभव हो पा रहा है कि हम निर्भय और स्वतंत्र रूप से निसंकोच अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे जैसे कांग्रेस का विकास होता गया, उसमें यह विचार भी विकसित होने लगा कि देश में अपना शासन हो और गुलामी से मुक्ति मिले। मिस्टर ह्यूम इस बात पर बराबर जोर देते रहे कि वैधानिक तरीके से संघर्ष करते रहने से अवश्य सफलता मिलेगी, किंतु यदि विप्लवी ढंग अपनाया गया तो ये एक भयानक भूल होगी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन सन 1887 में मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तैयब जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नवयुग की नींव डालने वालों में से एक थे। उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास की थी। इंग्लैंड में ही वो दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आए और तभी से वो राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। भारत लौटकर वो बंबई हाई कोर्ट में वकालत करने लगे थे और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय भावना का प्रचार भी शुरू किया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जिसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने आयोजित किया था, उसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में तैयब जी ने देश के मुसलमानों को आवाज दी थी कि वे अन्य धर्म व जाति वालों की तरह देशवासियों के हित में काम करने के लिए आगे आए। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में सन 1888 में हुआ। इसमें
1248 लोगों ने भाग लिया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे स्कॉटलैंड वासी जॉर्ज ह्यूल। इस समय तक जिस जनचेतना का उदय हो चुका था, उससे अंग्रेज शासक और स्वयं मिस्टर ह्यूम को डर था कि ये कहीं उग्र रूप धारण न कर ले। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन सन 1889 में बंबई में विलियम बेडनबर्ग की अध्यक्षता में हुआ। वो बड़े उत्साही और कर्मठ व्यक्ति थे। इंग्लैंड में भारत विरोध प्रचार का उन्होंने जोरदार खंडन किया था। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत के लोग शांति, सुव्यवस्था और स्वस्थ शासन चाहते हैं। सन 1890 में कांग्रेस का छठा अधिवेशन बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के जनक और कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्य फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में बंबई में ही हुआ। फिरोज शाह मेहता ने इंग्लैंड में बैरिस्ट्री पढ़ी थी और वहीं दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। उनकी विद्वता, समझदारी और दूरदर्शिता का लोहा ब्रिटिश सरकार तक मानती थी। वो अपने को पहले भारतीय फिर पारसी मानते थे। इसके बाद 7वां अधिवेशन सन 1891 में नागपुर में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में हुआ। वो एक प्रसिद्ध वकील, शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। कांग्रेस से वो उसकी स्थापना काल से ही जुड़े हुए थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजी शासन का अंत हो, राष्ट्रीयता की भावना जागे और देश के लोग अपनी संस्कृति का महत्व समझें। यद्यपि हमें बहुत थोड़ी सफलता मिली है, परंतु आगे आने वाली पीढ़ियां हमारे परिश्रम का फल चखेंगी और उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने साहस और निष्ठापूर्वक त्याग करते हुए अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए कष्ट सहे हैं। इस समय तक कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं का काफी प्रभाव फैल चुका था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भारत की राजनीतिक एकता आंदोलन के जनक थे। उनकी भाषण शैली बड़ी ही प्रभावशाली थी। आवाज इतनी बुलंद थी कि बड़ी-बड़ी सभाओं में सबसे पीछे बैठा व्यक्ति भी उन्हें सुन सकता था। उन्होंने बैरिस्ट्री पास की थी, किंतु अंग्रेज सरकार ने उन्हें वकालत नहीं करने दी। आखिर वो अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए, लेकिन इसके साथ साथ वो राजनीति में भी बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करते रहे। गोपाल कृष्ण गोखले एक साधारण परिवार में जन्मे थे, किंतु अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में ही बीए कर लिया था। फिर वो आर्थिक समस्याओं के कारण अध्यापन करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई भी जारी रखी। वो राजनीति और शिक्षा को मिलाने के पक्ष में नहीं थे। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि देश सेवा करने का मुख्य उपाय यही है कि हम अपना जीवन निष्पाप बनाएं।